और अब की बार 400 पार। अब की बार 400। नौजवान सारी सड़कों पे ये उन्हें वोट दे रहे हैं, किसान सारी सड़कों पे ये उन्हें वोट दे रहे हैं, नहीं दे रहे। हर जगह से नौजवान परेशान, किसान परेशान, छात्र परेशान, महिलाएं परेशान, पुराने जो पेंशन धारक है वो परेशान, और जो सैनिक है जवान वो परेशान, जिन्होंने सैनिक सेना में अप्लाई करा था वो परेशान। लाखों करोड़ों की तादाद में आप देखो जनता परेशान है, तो इन्हें वोट कहाँ से? पिछले 10 सालों से सिलेंडर का रेट बढ़ा के 1250 तक पहुंचा दिए थे, तब आपको ध्यान नहीं आया। पिछले साल आपको बहनों का ध्यान है, आपने 200 रुपए कम कर दिया। अब आपको इलेक्शन सामने दिख रहे हैं, 2 महीने बाद आपने 100 रुपए कम कर दिया। इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल के डीजल के रेट कम हो चुके हैं, $60 पर बैरल है। उस टाइम $108 पर बैरल हुआ करता, उसके बावजूद भी तेल 70 रुपए मिलता था, पेट्रोल 70 रुपए मिलता था, डीजल 45, 48, 50 रुपए मिलता था, कम से कम 15 रुपए। तो ईवीएम में जब भी कोई घपला पकड़ा जाता है, जब भी ईवीएम में चोरी पकड़ी जाती है, जब भी ईवीएम में हेराफेरी पकड़ी जाती है, बटन कोई दबाते हैं तो बत्ती जलती है कमल के फूल पे। उसे कह दिया जाता है कि ईवीएम खराब। ठीक है, मोदी जी बहुत बढ़िया नेता है, मोदी जी का जबरदस्त डंका बज रहा है। इस बार का चुनाव हमारे जैसे छोटे छोटे लोगों की बात समझ के आप मान लो कि हाँ जी इस बार का चुनाव हम बैलेट। लेकिन आपने देखा वर्ल्ड बैंक ने भी इसको भारत को विकासशील देशों में से भी तमगा हटा दिया। घाना, युगांडा, नाइजीरिया, इनके लेवल में रख दिया उसने हमें। हम विकासशील देश का टैग भी हट चुका है हमारे पे से। बार तो 300 पार है, 350 पार है, 400 पार है। पहले से पहले लोगों के माइंड में नैरेटिव सेट कर दिया गया है कि बीजेपी इस बार 400 पार है, 400 तक जा सकती है। उसके बाद ईवीएम में हेराफेरी हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो वो तो ये कहेंगे देखो हमने तो पहले कहा था जी। 140 करोड़ जनता है, पूरा परिवार है, पूरा परिवार माना है, और अब की बार 400 पार। अब की बार 400 पार। कोई बात नहीं जी, इन्हें नारा लगा देने दीजिए, अब की बार 400 पार। रही बात वही अभी आपने जो बात करी थी कि 140 करोड़ जनता को अगर वो अपना परिवार मानते हैं, तो इस घटना पे भी उन्हें खेद जताना चाहिए था ना। ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। बिना किसी का नाम लिए, बिना किसी से सिर्फ एक लाइन का ट्वीट तो हो सकता था, ये घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। मोदी जी को कहना चाहिए था ना, या मोदी जी की आर्मी को कहना चाहिए था, किसी को भी कहना चाहिए था, लेकिन उन लोगों को भी नहीं कहा। तो कहाँ से फिर वो परिवार मानते हैं? आपके परिवार के सदस्यों के साथ ये इस तरह की हरकत हो रही है, तो आपने क्यों नहीं इस बात को संज्ञान लिया? सीधी सी बात है बस। लेकिन सर 400 पार का नारा जो दे रहा है वो सक्सेस होता हुआ दिखाई दे रहा है। मीडिया में रुझान जो आ रहे हैं तो वो ये है कि 300 प्लस सीट मोदी जी को दिखा रही मीडिया भी। वो कब नहीं दिखाती मीडिया। आप आज 10 साल हो गए इस बात को होते होते लगातार, जब से मोदी जी सत्ता में आए। मीडिया जी ने मोदी जी के खिलाफ कोई खबर चलाई है कभी भी? कभी भी कोई खबर चलाई है मीडिया ने मोदी के खिलाफ? बताता हूँ, मीडिया ने खिलाफ की मैं नहीं बात कर रहा। अभी 3 राज्यों में पीछे चुनाव हुए थे, मीडिया ने दिखाया ना कि इंडिया गठबंधन विपक्ष जीत रहा है, ये नहीं दिखाया। वहाँ पे भी बीजेपी को जिता रहा था। टक्कर चल रहा है, सब जगह चल रही थी, सारे एग्जिट पोल में यही दिखाया जा रहा था। छत्तीसगढ़ जिता रही थी, एमपी जिता रही थी मीडिया। हाँ, छत्तीसगढ़ जिता रही थी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आपने। छत्तीसगढ़ का उनको जबरदस्त भुलेखे में डाल के और छत्तीसगढ़ आपके हाथ से छीन लिया गया। वो जनता ने छीना है सर, मीडिया ने नहीं छीना। नहीं, वो जनता ने नहीं छीना, वो ईवीएम ने छीना साहब। अब इसी मुद्दे पे वापस आएंगे, आप कहोगे कि फिर ईवीएम का रोना लेके बैठ गए। मैं इसी मुद्दे को बार बार उठाता रहूंगा। ये सब ईवीएम की कहानी थी, और जिसमें परसेप्शन पहले से पहले बना दिया गया कि हाँ इस बार तो टक्कर में है। विपक्षी जो है वो चिंता मुक्त हो गए, विपक्ष के फेवर में खबर चला दिया, अरे चिंता ना कर तुम तो जीते ही पड़े हो यार। वो आराम से निश्चिंत होकर बैठ गए, और बाद में जब खेला हो गया, जमीन नीचे से खिसक गई, तो उन्हें पता चला कि ये हुआ क्या। यही परसेप्शन अब चलाया जा रहा है कि इस बार तो 300 पार है, 350 पार है, 400 पार है। पहले से पहले लोगों के माइंड में नैरेटिव सेट कर दिया गया है कि बीजेपी इस बार 400 पार है, 400 तक जा सकती है। उसके बाद ईवीएम में हेराफेरी हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो वो तो यही कहेंगे देखो हमने तो पहले ही कहा था जी 400 पार है, हो गए 400 पार, बात खत्म। सर आपका दिल नहीं तोड़ना चाहूंगा, लेकिन आप रोना रोते ही रहेंगे सर, क्योंकि राहुल गांधी भी नहीं बोलते हैं इसके लिए। हाँ, राहुल और कोई भी नहीं बोलता, मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं बोलते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने आवाज़ उठाई है, अखिलेश यादव जी ने आवाज़ उठाई है। और रही बात उनके कांग्रेस की, तो दिग्विजय सिंह लगातार इस मुद्दे को उठाते हैं। कांग्रेस में ही उदित राज हैं, वो लगातार इस मुद्दे को उठाते हैं। ऐसा थोड़ी कि ये मुद्दा नहीं उठ रहा, कोर्ट में भी मसला चल रहा है। नृपेंद्र मिश्रा जी हैं, उन्होंने कोर्ट में पिटीशन डाली हुई है। भालू प्रताप में वकील, उन्होंने डाली हुई है। महमूद प्राचा उन्होंने डाली हुई है। मुद्दा तो उठ रहा है ना लगातार, कहीं ना कहीं। ऐसा नहीं है कि मुद्दा नहीं उठ रहा, मुद्दा ही उठता रहेगा सर। लेकिन बीजेपी फिर चुनाव जीत जाएगी 24। सर ये दुर्भाग्य होगा अगर इस बार भी बीजेपी चुनाव जीतती है, तो ये देश का दुर्भाग्य। भाग्य क्यों है सर? जनता तो वोट कर रही है ना। अब मैंने कहा ना, जनता अगर वोट कर रही होती तो फिर भाई साहब ये सड़कों पे जो बैठे हुए किसान हैं, ये क्या उन्हें वोट दे रहे हैं? हाँ, ये क्या उन्हें वोट दे रहे हैं? नौजवान सारी सड़कों पे ये उन्हें वोट दे रहे हैं, किसान सारी सड़कों पे ये उन्हें वोट दे रहे हैं, नहीं दे रहे। हर जगह से नौजवान परेशान, किसान परेशान, छात्र परेशान, महिलाएं परेशान, पुराने जो पेंशन धारक हैं वो परेशान, और जो सैनिक है जवान वो परेशान, जिन्होंने सैनिक सेना में अप्लाई करा था वो परेशान। लाखों करोड़ों की तादाद में आप देखो जनता परेशान है, तो इन्हें वोट कहाँ से मिल रहा है? ईवीएम माता की कृपा से मिल रहा है। ठीक है, मोदी जी बहुत बढ़िया नेता हैं, मोदी जी का जबरदस्त डंका बज रहा है। इस बार का चुनाव हमारे जैसे छोटे छोटे लोगों की बात समझ के आप मान लो कि हाँ जी इस बार का चुनाव हम बैलेट पे। आप आपके अकेले ही क्यों बात मान लेना? 20 करोड़ जनता तो कम से कम बोले। क्यों नहीं बोल रही सर? आप ये एक अकेले शर्मा जी की बात मानेंगे मोदी? नहीं, एक अकेले शर्मा जी की बात नहीं माने। चलो, जंतर मंतर पे आपने देखा प्रदर्शन में हजारों लोग जुटे थे, लगातार बातें उठ रही हैं। हर राज्य में ईवीएम के बारे में बात उठती है, हर जगह बात उठ रही है। क्यों नहीं उठ रही सर? कहीं ना कहीं तो किसी ना किसी को तो मुद्दे को उठाना ही पड़ेगा ना। जनता उठा रही है, मैं अकेला नहीं उठा रहा, और लोग भी उठा रहे हैं। जंतर मंतर पे आप कवरेज करने गए थे, देखा था आपने, हजारों लोगों की भीड़ जमा थी। ऐसा थोड़ी है कि मैं अकेला इस बात को कह रहा हूँ, दुनिया कह रही है इस बात को। तो और सीधी सी बात है, घपले आपके सामने ही आ रहे हैं। ईवीएम में जब भी कोई घपला पकड़ा जाता है, जब भी ईवीएम में चोरी पकड़ी जाती है, जब भी ईवीएम में हेराफेरी पकड़ी जाती है, बटन कोई दबाते हैं तो बत्ती जलती है कमल के फूल पे। उसे कह दिया जाता है कि ईवीएम खराब है।
कोई बात नहीं हम ईवीएम बदल देंगे। तो ऐसा क्यों होता है कि हर बार वो बत्ती कमल पे ही जलती है, नोटा पे क्यों नहीं जलती, बीएसपी पे क्यों नहीं जलती, हाथ पे क्यों नहीं जलती, आम आदमी पे क्यों नहीं जलती, किसी निर्दलीय पे क्यों नहीं जलती। हमेशा यही वीडियोज़ के सामने आते हैं कि बटन दबाया किसी और पार्टी का, बत्ती जली कमल पे। ऐसा क्यों होता है? इसका मतलब हेराफेरी है ना, बस। लेकिन सर अभी 100 रुपये और कम कर दिए गए सिलेंडर पे सर। बस वो क्या कहूँ, अब सीधी सी बात है, चुनाव आ रहे हैं नज़दीक, जैसे जैसे चुनाव आएंगे अभी तो पेट्रोल के भी रेट डाउन होंगे। आप एक वो बड़ा पुराना किस्सा है इस बारे में कि वो अक्सर ये सुनने में आता है, एक गांव में एक सेठ के यहाँ बेटी की शादी होने वाली थी, ठीक है जी। लोगों ने वहाँ पे मुखबरी कर दी, डकैतों को जो है वो खबर भेज दी कि यहाँ पे बहुत धन गड़ा हुआ है, आप जाके लूट लो। उसके बाद वो पहुँच गए, डकैत वहाँ पे लूटने गए, ठीक है जी, लूट लाट के वापस आए। उसने अपनी जो है बेटी की शादी एक्सटेंड कर दी कि चलो मेरा तो सारा लूट गया, कोई बात मैं अगली बार करूँगा। अगली बार फिर उसने जोड़ा जंगोड़ा इकट्ठा करा, उसने फिर लोगों में वहाँ पे कुछ 2-4 खबरी तो उन्होंने फिर डाकुओं को खबर कर दी। तो डाकुओं की जो है बेइज्जती बहुत शुरू हो गई। अरे यार ये तो बड़े गलत डाकू हैं और ऐसे तरह से लूट के चले जाते हैं, बताओ बेटी की शादी है, घर में कुछ नहीं छोड़ते। तो उसने कहा ठीक है जी, वो खबर उन तक वहाँ पहुँची। तीसरी बार उसने सेठ ने फिर किसी तरह से अपना अरेंजमेंट करके बेटी की शादी करी, लेकिन डाकुओं ने उसे लूटना नहीं छोड़ा। वो तीसरी बार फिर आ गए। इस बार उन्होंने क्या करा, लूट के तो चले गए, जाते जाते बेटी का मंगलसूत्र छोड़ के चले गए कि नहीं ये मंगलसूत्र हम नहीं लेके जा रहे हैं। और उसके बाद जब वो डाकू सारा माल असबाब लूट के चले गए, उसके बाद जो उनके चमचे थे उन्होंने फैलाने से देखा डाकू कितने बढ़िया थे, बेटी की शादी थी मंगलसूत्र छोड़ के चले गए, बेटी की शादी थी मंगलसूत्र छोड़ के चले गए। तो वही हाल हो रहा है। पिछले 10 सालों से सिलेंडर के रेट बढ़ा के 1250 तक पहुंचा दिए थे, तब आपको ध्यान नहीं आया। पिछले साल आपको बहनों का ध्यान आया, आपने 200 रुपये कम कर दिया। अब आपको इलेक्शन सामने दिख रहे हैं, 2 महीने बाद आपने 100 रुपये कम कर दिए। आप लगातार 5 सालों तक आप खर्चे करते चले जाओ। और कुछ लोग बोल रहे कि अच्छा किया, जो भी किया अच्छा किया, 300 रुपये कम हो गए। ये वो बोलेंगे, वो तो बोलेंगे ही सर। उन्हें तो जब 1250 रुपये का था उनके लिए तब भी मास्टर स्ट्रोक था, जो बीजेपी के सपोर्टर हैं। जब किसान कानून लाए गए थे तब बीजेपी के सपोर्ट में लोग कहते थे किसान कानून आए बहुत अच्छा हुआ, मास्टर स्ट्रोक। जब वापस ले लिए तब भी उन लोगों ने यही बोला था बहुत अच्छा मास्टर स्ट्रोक। तो उन्होंने तो लगातार यही बोलना है, लगातार यही बोलना है उन्होंने लगातार कि जी अच्छा करा अच्छा करा अच्छा करा। पिछले 3 साल से पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ा रखे हैं तीनों कंपनियां। जब मनमोहन सिंह जी के ज़माने में पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ते थे तो क्या कहा जाता था, सरकार इस पे फैसला क्यों नहीं ले रही, सरकार इस पे पैसे क्यों नहीं कम कर रही। तो मनमोहन सिंह जी ये बोलते थे ये काम तेल कंपनियों के हाथ में है, इंटरनेशनल मार्केट से रेट तय होते हैं, ठीक है जी। जब आप सत्ता में आए तब आपने कहना शुरू कर दिया हम तेल के दाम नहीं कम कर सके क्योंकि हम सत्ता में नहीं है, ये तो तेल कंपनियां तय करेंगी। तब वो मनमोहन सिंह जी वो बात कहते थे तो उनकी बात नहीं सुनी जाती थी, लेकिन तुम्हारी बात सुनी जाएगी कि तेल कंपनियां तय करेंगी दाम। अब तेल कंपनियां क्यों सुनिए, पिछले 3 साल में कोरोना काल के बाद से जब 100 रुपये के लगभग ये तेल चल रहा है, तीनों कंपनियां मिला के 3 लाख करोड़ रुपए से ऊपर का प्रॉफिट कमा चुकी हैं। आज तक उन्होंने पैसा कम करा नहीं करा। इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल के डीजल के रेट कम हो चुके हैं, $60 पर बैरल है, उस टाइम $108 पर बैरल हुआ करता था। उसके बावजूद भी तेल 70 रुपये मिलता था, पेट्रोल 70 रुपये मिलता था, डीजल 45, 48, 50 रुपये मिलता था। कम से कम 15 रुपये का दोनों में डिफरेंस था। आज डीजल पेट्रोल में कोई डिफरेंस नहीं है। क्यों? जबकि $60 पर बैरल हो चुका है, उसके बावजूद भी आज तेल के दाम नहीं घटाए जा रहे। क्यों नहीं घटाए जा रहे? अब कहते हैं कि नहीं तेल कंपनी, और अभी 10 रुपये कम होंगे। तो आप अखबारों में देख लेना, मोदी जी ने 10 रुपये पेट्रोल में कटौती कर दी, तब वो कहाँ चली जाती है परसेप्शन, तब वो तेल कंपनियां पीछे हट जाती हैं। मोदी जी हर मंच से दावा कर रहे हैं तो इस देश में सिर्फ मोदी की गारंटी चली, किसी पार्टी में किसी में हिम्मत नहीं है कि हरा सके। बिल्कुल सही कह रहे हैं, मोदी जी की गारंटी चलती है। मोदी जी की गारंटी अभी आपको मैं बताता हूँ उदाहरण। मोदी जी की ईडी जो है, मोदी जी की ईडी, खुल के कहता हूँ मोदी जी की ईडी, हाँ जी मोदी जी की ईडी। मोदी जी की ईडी भी 12 तारीख को ना, पीछे 12 जनवरी को पश्चिम बंगाल में गई थी। तापस राय वहाँ पे जो है पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के नेता थे, उनके यहाँ छापा पड़ा 12 तारीख को। उसके बाद वो जांच शुरू हुई। अभी पिछले हफ्ते उन्होंने जो है बीजेपी ज्वाइन कर ली, वो जांच वहीं की वहीं खत्म हो गई। ये मोदी जी की गारंटी है। मेरे खिलाफ बोलोगे ईडी भेजूंगा, ईडी भेज दी, आप प्रेशर में आ गए, मेरी पार्टी में आ जाओ, मामला खत्म, गारंटी है, फिर तुम्हें कोई हाथ नहीं लगा सकता। अजीत पवार का केस बंद कर दिया गया, छगन भुजबल का केस बंद कर दिया गया, ठीक है जी। ये मोदी जी की गारंटी है। आप भ्रष्टाचार कर लो, दूसरी पार्टी में रह के कर लो, लेकिन मेरी पार्टी में आप शामिल हो जाओ, उसके बाद तुम्हारे को ना ईडी हाथ लगाएगी, ना आईटी हाथ लगाएगा, ना सीबीआई हाथ लगाएगी, कोई हाथ नहीं लगाए। मोदी जी की गारंटी ये है। लेकिन विपक्ष में किसी ने आवाज उठाई तो अगले दिन उसके घर पे ईडी पहुंचना तय है। ये तो शुक्र है मैं बहुत छोटा व्यापारी हूँ, अगर मैं कोई बड़ा व्यापारी होता और मैं इस तरह से बोल रहा था तो ज्यादा बोल रहे हैं, आपके घर पे ईडी मेरे घर पे भी ईडी पहुंच जाती। हकीकत है ये बात। मोदी जी दावा करें ना विकसित भारत बनाना, मेरा संकल्प है 2047 तक विकसित भारत बनेगा। बिल्कुल जी, अच्छी बात है, विकसित भारत बने, हमें कोई आपत्ति नहीं है, हम भी चाहते हैं भारत विकसित आए। लेकिन आपने देखा वर्ल्ड बैंक ने अभी इसको भारत को विकासशील देशों में से भी तमगा हटा दिया। घाना, युगांडा, नाइजीरिया, इनके लेवल में रख दिया है उसने हमें। हम विकासशील देश का टैग भी हट चुका है हमारे पे से, मालूम है? कहीं मीडिया में आपको नहीं मालूम चला होगा, अभी 2 दिन पहले की ये घटना है।
अभी कल से वो थोड़ी सी लाइमलाइट में आनी शुरू होगी, अभी इसके ऊपर धीरे धीरे डिबेट होनी शुरू होगी। विकासशील देश का भी तमगा हट गया और आप कह रहे हो मैं विकसित भारत बनाऊंगा। आपके पास कोई रोड मैप है? आप भारत के विकसित भारत कब बनाओगे? जब आप लगातार भारत में कोई निर्यात की चीज़ें बढ़ाओगे, नई फैक्ट्रियाँ खोलोगे, नए कारखाने खोलोगे, निर्यात आप अपना बढ़ाना शुरू करोगे, जीडीपी बढ़ाओगे। जीडीपी आप बढ़ा रहे हो किस तरह कैसे? कर्जा ले लेके। आपने जीडीपी अपनी बढ़ानी थी, जीडीपी आप बढ़ाओ, बिल्कुल हमें खुशी होती है सर अगर हमारा भारत बढ़ता। हमें मोदी जी से, बीजेपी से कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, लेकिन जिस तरह की आज उनकी नीतियां हैं देश को खोखला करने वाली। ना तो रहे, पहले 10 पे था मनमोहन टाइम में, अब 5वीं हो गया है। बिल्कुल 5 में हो गया, लेकिन 10 जब था तब हमारे ऊपर विदेशी कर्ज कितना था? मात्र 55 लाख करोड़ रुपए। आज आप 5वें नंबर पे तो उसे लिया है आपने। विदेशी कर्ज कितना बढ़ा दिया? 150 लाख करोड़ और बढ़ा दिया। पिछले महीने IMF की रिपोर्ट आई है कि विदेशी कर्ज बढ़ा के 205 लाख करोड़ का कर्जा हमारे ऊपर चढ़ चुका है। आप कर्ज भाई साहब लिए जी अपने लिए थोड़ी ले रहे, विकसित करने के लिए ले रहे हैं। विकसित करने के लिए, वो विकसित विकास दिखाना है। आपने इतना मोटा कर्जा ले लिया, क्या आपको कहीं वो सड़कों पे, कहीं गाँवों में, देहातों में, कहीं रेलवे में, किसी चीज में कहीं विकास दिखता है आपको? विकास हुआ कि नहीं भाई, ये बताइए। ये भाई साहब बोल रहे हैं, बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं, बहुत ये ऐसा ही हो रहा है। जिस जो ये बात बोले वही काम हो रहा है। सरकार चेंज होना चाहिए मेरे हिसाब से। किसकी सरकार आएगी? कांग्रेस के आना चाहिए। क्या लगता है भाई 10 साल कैसे रहे मोदी राज के? कुछ खास नहीं रहा। खास नहीं रहे। क्या बोल जी बोल रही है जनता सर, मैं तो जो बोल रहा हूँ वो तो बोल रहा हूँ, आपने जनता से भी पूछ के देख लिया। हकीकत इंडिया गठबंधन अपना पीएम का चेहरा क्यों नहीं ला रही? इतने सारे हैं तो किसी को तक सामने लाना चाहिए। ठीक बात है, गठबंधन हुआ है, गठबंधन में जिसकी जितनी भागीदारी, जिसकी जितनी हिस्सेदारी, जिसके पास जितनी सीट आएगी, पीएम का चेहरा भी तय हो जाएगा। कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है कि पीएम का चेहरा तय नहीं हो रहा तो हम इसे वोट ना दें। जनता तो चेहरा देखेगी ना, कौन चेहरा है इंडिया गठबंधन में। ऐसे तो बीजेपी में देखा तो मोदी जी हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन में कौन है चेहरा, ये जानेंगे नहीं जनता। जनता तो पूछेगी कि कौन है चेहरा। देखिए ये मैंने बात सही है कि उन लोगों का आपस में भी तय नहीं हुआ है, लेकिन तय होने में कोई देर नहीं लगेगी। जिसकी जितनी परसेंटेज आएगी उस हिसाब से उस पार्टी का जो है चेहरा तय हो जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं है। राहुल गांधी जी भी हो सकते हैं, खड़गे भी हो सकते हैं और शशि थरूर भी जी हो सकते हैं। उधर से अगर गठबंधन से देखा जाए तो दूसरे गठबंधन की पश्चिम बंगाल से अगर सीटें ज़्यादा आती हैं या लालू प्रसाद जी के यहाँ से सीटें ज़्यादा आ जाती हैं, और मायावती का तो खैर अभी वो तो गठबंधन से बाहर हैं, तेजस्वी यादव भी हो सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, कोई इसमें सारे के सारे काबिल लोग हैं। जब इतने सारे काबिल लोग मौजूद हों तो किसी एक को लेकर चलना कोई ऐसी समझदारी नहीं है, कोई ना कोई तय हो जाएगा। धन्यवाद।